नमस्ते। मैं आप सबका स्वागत करता हूं। मेरा नाम है विराट राठौर और मैं आईआईटी बॉम्बे से पास आउट हूं। तो बच्चों, हम पढ़ रहे थे चैप्टर जिसका नाम है लॉज ऑफ मोशन। इसके अंदर हमने बात की थी एरिस्टोटल फालसी की, न्यूटन फर्स्ट लॉ के बारे में हमने बात किया था, फिर सेकंड लॉ के बारे में बात किया था और फिर थर्ड लॉ के बारे में बात किया था। फिर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी हमने देखा था। फिर इक्विलिब्रियम ऑफ अ पार्टिकल हमने देखा था कि कैसे अगर हमारा पार्टिकल है उसके ऊपर फोर्स लग रही है, अगर उसका नेट जो फोर्स है वो जीरो है तो उसकी एक्सेलरेशन भी हो जाएगी जीरो। फिर बच्चों उसके बाद हम बात कर रहे थे फ्रिक्शन की। हमने देखा था कि स्टैटिक फ्रिक्शन कैसे वेरी करता है। कि स्टैटिक फ्रिक्शन वेरी करता है जैसे कि अगर वो उसके मैक्सिमम काइनेटिक फ्रिक्शन से कम है तो स्टैटिक फ्रिक्शन रहेगा उतना ही जितना कि हम फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं और हमारी जो ऑब्जेक्ट है, जो हमारी बॉडी है, वो मूव नहीं कर रही है। जैसे ये है हमारे पास ब्लॉक, इस पे मैं लगा रहा हूँ फोर्स 1 न्यूटन का और फ्रिक्शन फोर्स चाहिए इसको मूव करने के लिए, वो मान लीजिए कि वो चाहिए इसको 10 न्यूटन। तो इस केस के अंदर क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स हमारा वो हो जाएगा 1 न्यूटन के ही बराबर। ठीक है बच्चों, तो हमने बात की थी स्टैटिक फ्रिक्शन की। अब हम बात करते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन की। काइनेटिक फ्रिक्शन बच्चों क्या होता है? काइनेटिक फ्रिक्शन का मतलब वही होता है कि अगर हमारी जो ऑब्जेक्ट है, जो बॉडी है, वो मूव हो रही है तो उसी टाइम पर जैसे ये मूव हो रही है तो जो हमारा फ्रिक्शन लगेगा वो लगता है हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन, वहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं लगता है। ठीक है बच्चों, तो काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू होती है बच्चों एफ के इजिकल्स टू, जिसको हम डिनोट करते हैं छोटे एफ से सबस्क्रिप्ट स्मॉल के, इसका मतलब होता है काइनेटिक फ्रिक्शन। और ये बराबर होता है बच्चों हमारा म्यू के एन के, जिसके अंदर एन होता है हमारा नॉर्मल। ठीक है बच्चों, वेयर म्यू के इज द कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, जो कि डिपेंड करता है किसके ऊपर, डिपेंड ओनली ऑन द सरफेस इन कांटेक्ट। मतलब जो अगर कांटेक्ट में है हमारा और ये ऑब्जेक्ट जो है मूव हो रहा है तो इसके अंदर अगर हमको पता है कि म्यू के जो है काइनेटिक फ्रिक्शन है, ये होता है कांस्टेंट बच्चों, तो ये म्यू के एन की वैल्यू लगती रहेगी। अगर ये ऑब्जेक्ट हमारा मूव कर रहा है तो हमारा म्यू के एन जो फ्रिक्शन फोर्स है बच्चों वो लगता रहेगा। और मान लीजिए कि एक फोर्स मैं लगा रहा हूँ एफ इस डायरेक्शन के अंदर, और हमें पता है कि फ्रिक्शन जो होती है बच्चों वो करती है अपोज। किसका अपोज? हमारे ऑब्जेक्ट का सरफेस के रिस्पेक्ट में, मतलब रिलेटिव मोशन को करती है वो अब। ठीक है बच्चों, अपोज करती है। तो यहाँ पर हमारा अगर मैं नेट एक्सीलरेशन लिखूंगा बच्चों तो मैं क्या लिखूंगा, एफ नेट डिवाइडेड बाय टोटल मास। ठीक है बच्चों, तो एफ नेट की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, एफ नेट की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर कि एफ माइनस म्यू के एन, क्योंकि यहाँ पे म्यू के एन भी लग रहा है बच्चों, जो कि लग रहा है अपोजिट डायरेक्शन के अंदर। तो मैं लिखूंगा अगर एम तो हमारी एक्सीलरेशन आ जाएगी इस तरह से। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम काइनेटिक फ्रिक्शन को हम डिफाइन करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। As mentioned above, experiment show that mu k is less than mu s। और बच्चों म्यू के जो होता है बच्चों वो लेस होता है। अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं अगर, ठीक है बच्चों, तो एक ये इस तरह से जाता है और ये बम्प करता है बच्चों जैसे ही कि ये म्यू के, ये है हमारी म्यू एस एन। ठीक है बच्चों, यहाँ पर लग रहा है हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन, और जैसे ही ये मूव होने लग जाएगा तो एक बम्प हमने को देखने को मिलेगा जो कि जाएगा इस तरह से। देखिए हमने क्या किया, ये हो रहा है बच्चों जीरो से स्टार्ट, ये हमारा फोर्स और ये मान लीजिए ये है हमारा डिस्टेंस। ठीक है, तो जैसे ही बच्चों हम करते रहेंगे, हम फोर्स को बढ़ाते रहेंगे तो क्या होगा, हमारा फोर्स हमारा बढ़ते जा रहा है। और जैसे ही क्या होगा, ये टाइम के बाद क्या हो जाएगा, हमारा ये है मैक्सिमम वैल्यू। जैसे ही हम इससे ज़्यादा फोर्स दे देंगे इसको तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन ये मूव होने लग जाएगा इस तरह से, और इसकी जो काइनेटिक फ्रिक्शन है वो हो जाएगी बच्चों कम। ठीक है बच्चों, तो म्यू क्या हमेशा होता है म्यू एस से छोटा, ये हमेशा याद रखना। When relative motion has begun, जैसे ही हमारी रिलेटिव मोशन होने शुरू हो जाती है, जैसे ही हमारा ऑब्जेक्ट जो होता है वो मूव होने लग जाता है, द एक्सीलरेशन ऑफ द बॉडी अकॉर्डिंग टू द सेकंड लॉ इज एफ माइनस एफ के डिवाइडेड बाई एम फॉर अ बॉडी मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी एफ इज इक्वल्स टू एफ के। तो बच्चों ये कह रहा है हमसे कि हमने जैसे पिछले केस के अंदर देखा था, हमने बताया था आपको कि अगर एक फोर्स लग रही है एफ और हमारा एक काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा पीछे की तरफ जो कि होगा एफ के, और अगर ये मूव हो रहा है बच्चों मान लीजिए, तो मैं क्या कहूँगा, इसका एक्सीलरेशन में अगर निकालूंगा तो वो हो जाएगा मेरा नेट फोर्स क्या हो जाएगा बच्चों, फोर्स लग रहा है हमारा इधर और एफ के लग रहा है बच्चों इधर। ठीक है, तो इसके अंदर ये क्या हो जाएगा, एफ के डिवाइडेड बाय मास।
तो यहाँ से हमारा आ जाएगा बच्चों एक्सीलरेशन। और अगर मैं तुमको कहूँ कि इसका एक्सीलरेशन है 0 पर तब भी जो है ये मूव होते जा रहा है आगे की तरफ, तो मैं क्या कहूँगा कि किसी स्पीड से ये मूव हो रहा है, तो मैं क्या कहूँगा कि अगर ये किसी स्पीड से कांस्टेंट स्पीड से मूव हो रहा है तो इस केस के अंदर इसका एक्सीलरेशन हो जाएगा 0। और अगर ये 0 हुआ तो बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, फोर्स बराबर हो जाएगा किसके, एफ के। मतलब अगर मैं इसको एक इतना फोर्स दे दूं कि काइनेटिक फ्रिक्शन के बराबर हो जाए तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी से कांस्टेंट स्पीड से ये मूव होने लग जाएगा। ठीक है बच्चों, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ द अप्लाइड फोर्स ऑन द बॉडी इज रिमूव, जैसे ही हम अप्लाइड फोर्स रिमूव कर देंगे बच्चों तो उसकी एक्सीलरेशन क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी डीएक्सीलरेट। जैसे कि ये है हमारे इस केस के अंदर, अगर मैं एफ को कर दूं यहाँ पर 0 तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर क्या दिखेगा मुझे, एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा मेरा माइनस एफ के डिवाइडेड बाय एम। तो हमारा जो होगा ऑब्जेक्ट वो डीएक्सीलरेट करेगा, मतलब रिटार्ड करेगा, मतलब धीरे धीरे वो, जैसे अगर इसकी वेलोसिटी v है तो ये धीरे धीरे क्या हो जाएगा, ये रेस्ट पर आ जाएगा, इसकी v जो हो जाएगी 0, इसकी स्पीड हो जाएगी 0। और कितने एक्सीलरेशन से वो 0 होगी ये हमको ये बता रखा है। ठीक है, वो होता है हमारा एफ के डिवाइडेड बाय एम। और ये बच्चों हमारा कहाँ से आया, नेट एक्सटर्नल फोर्स, क्योंकि हमने एफ तो यहाँ से निकाल दिया है बच्चों, एफ को हमने हटा दिया है, तो हमारा एक नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या बचेगा, हमारा नेट एक्सटर्नल फोर्स जो बचेगा वो बचेगा एफ के। और एफ के डिवाइडेड बाय एम कर देंगे तो हमें पता लग जाएगा कि ये जो है कितने एक्सीलरेशन से मूव करेगा। और यहाँ पर नेगेटिव का मतलब क्या है बच्चों, कि हमारा नेगेटिव का मतलब ये है कि हमें पता है कि जो फोर्स होती है फ्रिक्शन फोर्स, वो क्या करती है, अपोज करती है किसी भी, अगर रिलेटिव मोशन हो रहा है ऑब्जेक्ट के बीच में और सरफेस के बीच में, तो वो क्या करेगी, उसके मोशन को करेगी अपोज। मतलब फ्रिक्शन क्या चाहेगी कि आगे मत बढ़ो, वो उसको रोकना चाहेगी। और कितनी स्पीड से वो रोकेगी, कितने एक्सीलरेशन से वो रोकेगी बच्चों माइनस एफ के डिवाइडेड बाय एम। और धीरे धीरे क्या होगा, हमारा जो है ऑब्जेक्ट जो है ब्लॉक वो स्टॉप हो जाएगा बच्चों, मतलब रेस्ट पर आ जाएगा। The law of friction given above do not have the status of fundamental law like those for gravitational, electric and magnetic force। क्या जो law of friction है बच्चों, जो law of friction है हमारा वो डिपेंड नहीं करता ग्रेविटेशनल फोर्स के ऊपर, इलेक्ट्रिक फोर्स के ऊपर और मैग्नेटिक फोर्स के ऊपर। They are empirical relation that are only approximately true, yet they are very useful in practical calculation in mechanics. Thus, when two bodies are in contact, each experience a contact force by each other। ठीक है बच्चों, अगर दो बॉडी कांटेक्ट में तो वो एक्सपीरियंस करेंगे कांटेक्ट फोर्स, नहीं तो वो क्या हो जाएंगे, नहीं तो वो हो जाएंगे ग्रेविटेशनल फोर्स। क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर हम क्या देखते हैं कि हमारी जो अर्थ है बच्चों, किसी भी डिस्टेंस के अंदर वो रखा हुआ है, कि वो एयर में रखा हुआ है, तो वो क्या करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स उसके ऊपर लगाता है। इलेक्ट्रिक फोर्स के अंदर भी ऐसा ही होता है, दो चार्ज है बच्चों जैसे हमारे पास, वो एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं। और उसी तरह से मैग्नेटिक फोर्स भी हमारे पास होता है। जैसे कि अगर मैं ले लूँ दो मैग्नेट जिसके पास है नॉर्थ पोल साउथ पोल, तो ये क्या करेंगे बच्चों, ये एक दूसरे को करेंगे अट्रैक्ट। अगर मैं लेके आ जाऊंगा यहाँ पे साउथ पोल तो ये करेंगे एक दूसरे को रिपेल। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कॉन्टैक्ट नहीं हो रहा है, पर तब भी जो है हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो फोर्स, अगर वो फोर्स लगा सकता है एक दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रिक्शन बाय डेफिनेशन इट इज कंपोनेंट of the contact force parallel to the surface in contact when opposed impending or actual relative motion between the two surface। कह रहा है कि फ्रिक्शन तो हमारा हमेशा कब लगता है, जब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कांटेक्ट रहे, किसके कांटेक्ट में रहे, सरफेस के कांटेक्ट में रहे। और अगर ये सरफेस के कांटेक्ट में है और अगर मैं फोर्स लगा रहा हूँ इसके ऊपर, तो अगर ये मूव नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चों इसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स नहीं लग रहा है, इसका मतलब ये है कि इसके ऊपर लग रहा है स्टैटिक फ्रिक्शन। अगर ये जो हमारा फोर्स लगाया मैंने, और मान लीजिए कि इसका फ्रिक्शन की वैल्यू, मान लीजिए कि ये एफ मैं इसको मान लूँ, और जब तक कि अगर मेरा एफ बड़ा ना हो एफ से, तब तक ये मूव नहीं करेगा, या एफ मेरा जो हो बराबर ना हो एफ के, तब तक ये मूव नहीं करेगा। ठीक है बच्चों, और जैसे ये छोटा है इसका मतलब ये नहीं है कि इसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स नहीं लग रहा है। और अगर मेरा एफ जो है छोटा है एफ से, तो मैं क्या कहूँगा कि मेरा फ्रिक्शन फोर्स जो है वो बराबर रहेगा बच्चों एफ के, कि जब तक कि कम से कहाँ तक है ये, जब तक कि मेरा जो फोर्स है बच्चों वो वेरी कर रहा है 0 से लेके कैपिटल एफ तक, मतलब स्मॉल एफ तक, मतलब उसके फ्रिक्शन के बराबर। और उसके फ्रिक्शन के बराबर जैसे ही हो जाएगा तो उस पर लगने लग जाएगा एक कांस्टेंट फ्रिक्शन फोर्स, जिसको हम बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। और अगर वो रेस्ट पर है तो लगता है हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है बच्चों, तो ये सब हमने पढ़ा था, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नोट दैट इट इज नॉट मोशन बट रिलेटिव मोशन। ये बच्चों जो मोशन होती है बच्चों, ये होती है हमारी रिलेटिव मोशन।
ठीक है बच्चों, किस किस के बीच में, जैसे कि एक पार्टिकल है जिस पे लग रहा है फ्रिक्शन फोर्स, तो ये जो मेरा पार्टिकल है जो सरफेस है इन दोनों के बीच का होगा ये रिलेटिव मोशन, जिसके ऊपर ये डिपेंड करता है। मान लीजिए कंसीडर अ बॉक्स लाइंग इन द कंपार्टमेंट ऑफ अ ट्रेन दैट इज एक्सीलरेटिंग। इफ द बॉक्स इज स्टेशनरी रिलेटिव टू द ट्रेन, इट इज एक्चुअली एक्सीलरेटिंग अलोंग विद द ट्रेन। व्हाट फोर्सेस कॉज द एक्सीलरेशन ऑफ द बॉक्स। कह रहा है एक ट्रेन है बच्चों मेरे पास, कंसीडर बॉक्स, और मान लीजिए कि उसके अंदर बॉक्स रखा हुआ है एक जो कि एक्सीलरेट हो रहा है। ट्रेन जो है बच्चों हमारी ये किसी एक्सीलरेशन ए से जा रही है। इफ द बॉक्स इज स्टेशनरी, और कह रहा है कि अगर बॉक्स जो है मेरा स्टेशनरी है, मतलब ट्रेन के रिलेटिवली वो स्टेशनरी है, इसका मतलब ये नहीं है कि जो हमारा बॉक्स है वो एक्सीलरेट नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये है कि जो हमारा किसी ऑब्जेक्ट, अगर हम थर्ड पर्सन के रिस्पेक्ट में देखेंगे, अगर हम बाहर के रेफरेंस से देखेंगे तो हमें क्या दिखेगा, जो ऑब्जेक्ट है हमारा जो ट्रेन है वो भी एक्सीलरेशन ए से मूव हो रही है। तो वो डिपेंड करता है बच्चों हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ऊपर। और हम देखते हैं कि इन फोर्सेस को, इनका जो एक्सीलरेशन होता है वो किसकी फोर्सेस की वजह से आता है। क्लियरली द ओनली कन्विंसिबल फोर्स इज द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इन द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। इफ देयर वर नो फ्रिक्शन, द फ्लोर ऑन द ट्रेन वुड स्लिप बाय एंड द बॉक्स वुड रिमेन एज इट इन द इनिशियल पोर्शन ड्यू टू द इनर्शिया एंड हिट बैक साइड टू द ट्रेन। कह रहा है बच्चों कि अगर ये हमारा है कि ये ट्रेन है बच्चों, इसके अंदर रखा है ब्लॉक, जैसे ही तुम क्या करोगे इसको एक्सीलरेट कराने लग रहे हो, तो हमने क्या कंसीडर किया था कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो भी क्या हो रहा है, वो भी क्या हो रहा है, हमारा एक्सीलरेट हो रहा है इसी के रिस्पेक्ट में। और ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि बच्चों यहाँ पर लग रहा है कुछ फ्रिक्शन फोर्स। अगर ये फ्रिक्शन फोर्स नहीं होता तो ये क्या चाहता हमारा ऑब्जेक्ट, ये चाहता कि ये रेस्ट पे रहे, पर इसके केस के अंदर ये जा रहा है, ये एक्सीलरेशन से जा रहा है। द इम्पेंडिंग रिलेटिव मोशन इज अपोज्ड बाय स्टैटिक फ्रिक्शन। जो हम बच्चों, अगर ये इसके अंदर ये मूव नहीं हो रहा है तो इसके ऊपर क्या लग रहा होगा, हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन, ये हमको पता है। द स्टैटिक फ्रिक्शन प्रोवाइड द सेम एक्सीलरेशन टू द बॉक्स एज दैट ऑफ ट्रेन। तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन जो बच्चों क्या कर रहा है, इसके रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है, तो अगर ये एक्सीलरेशन से जा रहा है तो भी ये भी जो होगा हमारा बॉक्स वो भी ये एक्सीलरेशन से ही जाएगा। कि और ये क्या कर रहा है, हमको रख रहा है स्टेशनरी, रख रहा है ब्लॉक जो है स्टेशनरी रख रहा है, फ्रिक्शन जो है हमारा वो ब्लॉक को रख रहा है स्टेशनरी, किसके रिलेटिव टू दी ट्रेन। तो हमारा दोनों के केस के अंदर ट्रेन और हमारे ब्लॉक की जो एक्सीलरेशन हो जाएगी वो हो जाएगी ए, और वो किसकी वजह से हो रहा है बच्चों, वो हो रहा है स्टैटिक फ्रिक्शन की वजह से। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं बच्चों कुछ एक एग्जाम्पल। तो देखते हैं ये इसमें क्या बोल रहा है। ये Determine the maximum acceleration of the train in which the box lying on the floor। कह रहा है कि मैक्सिमम एक्सीलरेशन बताइए ट्रेन की जिससे कि जो बॉक्स है हमारा वो क्या करे, वो स्टेशनरी रहे। किसके रिस्पेक्ट में स्टेशनरी रहे बच्चों, ट्रेन के रिस्पेक्ट में ही स्टेशनरी रहे। और जिसके अंदर हमको क्या दिया गया है, हमें दिया गया है गिवन दैट द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द बॉक्स एंड द ट्रेन इज 0.15। जो बच्चों हमको स्टैटिक फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू दी गई है वो दी गई है 0.15। ये कह रहा है कि हमारा जो ये है ट्रेन, इसको मैं ए एक्सीलरेशन से मान लूँ, और ये जो मेरा है एक ब्लॉक जिस पे लग रहा होगा बच्चों एक फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन की वजह से ये क्या कर रहा है, मूव हो रहा है इधर। ठीक है बच्चों, अगर ये मूव हो रहा है इधर तो इसकी एक्सीलरेशन भी हो जाएगी ए। और हमसे ये पूछा गया है कि मैक्सिमम एक्सीलरेशन बताइए जिससे कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो मूव होता रहे ट्रेन के साथ में। ठीक है बच्चों, ये है हमारा क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा, इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो चलिए देखते हैं। सिंस द एक्सीलरेशन ऑफ द बॉक्स इज ड्यू टू द स्टैटिक फ्रिक्शन, हमें पता है एक्सीलरेशन किसकी वजह से आ रहा है बच्चों, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन की वजह से ही आ रहा है। स्टैटिक फ्रिक्शन की वजह से आ रहा है तो बच्चों में क्या मैं इक्वेट नहीं कर सकते एम ए को किसके बराबर, स्टैटिक फ्रिक्शन के बराबर। और एफ एस जो है हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन किसके कितना होता है बच्चों, हमेशा मैक्सिमम होता है बच्चों, वो म्यू एस एन, मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल। ठीक है बच्चों, ये होता है इसकी मैक्सिमम वैल्यू। अगर मैं इसकी मैक्सिमम वैल्यू से पुट कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा कि ये इतना जो है एक्सीलरेशन इसका मैक्सिमम इतना हो सकता है, कितने एक्सीलरेशन से हमारा जो ट्रेन है वो मूव हो सकता है जिससे कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो स्टेशनरी ही रहे। इस केस के अंदर मैं क्या करूंगा, एम ए को मैं इक्वेट करूंगा म्यू एस एन से। तो एम से एम क्या, एन को मैं लिखता हूं बच्चों म्यू एस एम जी, जिससे मैं एम से एम काट दूंगा तो ए हो जाएगा बच्चों हमारा अंडर रूट म्यू एस जी, सॉरी ए हो जाएगा बच्चों हमारा लेस देन इक्वल टू म्यू एस जी, जिसके अंदर बच्चों म्यू एस की वैल्यू हमको दी गई है 0.15 और जी की वैल्यू हमें पता है वो होती है बच्चों 9.8 या 10 मीटर पर सेकंड भी हम उसको कंसीडर कर लेते हैं। तो ए मैक्स बच्चों हमारा आ जाएगा कि 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की स्पीड से अगर हमारी ट्रेन जो है मूव करेगी
तो उतने स्पीड के लिए, उतने एक्सेलरेशन के लिए क्या होगा, हमारा जो ब्लॉक होगा वो स्टेशनरी रहेगा। और अगर इसकी वैल्यू जो है इससे ज़्यादा होने लग जाएगी बच्चों, तो क्या होगा, हमारा जो ब्लॉक है हमारा वो स्लिप करने लग जाएगा, फिर वो मूव करने लग जाएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं। मास 4 kg रेस्ट ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। कह रहा है कि 4 kg का मास है हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल प्लेन में मतलब रेस्ट कर रहा है। द प्लेन इज ग्रेजुअली इंक्लाइंड until at an angle of theta equal to 15 degree with the horizontal the mass just begin to slide। कह रहा है कि इस तरह से हमने क्या किया, एक 4 kg मास को पहले रखा हुआ था और फिर हम उसको धीरे धीरे से एंगल बढ़ाते गए, और हमने कितना एंगल बढ़ा दिया बच्चों, 15 डिग्री एंगल। तो यहाँ पर एक मास है बच्चों, मान लीजिए, ठीक है, तो हमने बढ़ा दिया 15 डिग्री तक बढ़ा दिया। फिर द हॉरिजॉन्टल, तो हमसे क्या पूछा गया, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द सरफेस। जैसे ही ये स्टार्ट हो जाएगा बच्चों, बिगिन कर जाएगा, मतलब इसके ऊपर जो है स्टैटिक फ्रिक्शन इसका हो जाएगा, किसको इक्वेट कर देगा वो हमारे, जैसे कि यहाँ पर है बच्चों mg। तो हमें पता है कि यहाँ पर mg, और अगर ये जो ऑब्जेक्ट है ये स्लाइड होना चाहता है इधर इस तरफ, इस डायरेक्शन में होना चाहता है, तो हमारा फ्रिक्शन कल लगेगा बच्चों, वो लगेगा बच्चों इधर, और हमें पता है नॉर्मल होता है बच्चों हमारा इधर। तो बच्चों mg है, ये है बच्चों हमारा। तो अगर मैं ये बनाऊं तो ये भी मेरा बच्चों हो जाएगा थीटा। तो n यहाँ पर मेरा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा बच्चों मेरा mg cos थीटा, अगर मैं इसका कॉम्पोनेंट लूँ। और हमें पता है f क्या होता है बच्चों, वो होता है हमारा म्यू एस n। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से हम इक्वेट करेंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगी बच्चों, हमारे स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू आ जाएगी। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। ये हमने बनाई थी एक रफ डायग्राम, तो देखते हैं। द फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक ऑफ मास m एट रेस्ट ऑन अ इंक्लाइंड प्लेन। तो क्या होगा बच्चों, जो वेट mg है वो लगेगा बच्चों नीचे की तरफ, जो नॉर्मल n है बच्चों वो लगेगा द नॉर्मल फोर्स n ऑफ द प्लेन ऑन द ब्लॉक। ठीक है, तो वो लगेगा नॉर्मल, इंक्लाइन प्लेन के नॉर्मल। द स्टैटिक फ्रिक्शन जो होगा बच्चों Fs, वो क्या करेगा, वो इम्पेंडिंग मोशन को, मतलब जो होने वाली है मोशन हमारी, उसको करेगा वो इक्वेट, अपोज करेगा और इक्विलिब्रियम में आएगा। तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि जो रिजल्टेंट है बच्चों इन फोर्सेस का, वो होना चाहिए 0, क्योंकि हमको चाहिए कि वो जो ऑब्जेक्ट है हमारा वो जस्ट स्टार्ट करे बच्चों स्लाइड करना, स्लाइड नहीं कर रहा है पर वो स्टार्ट करे स्लाइड करना। तो हम क्या लिखेंगे बच्चों, हमारा जो फ्रिक्शन होगा बच्चों वो रहेगा इस दर। तो इसको मैं इक्वेट करूंगा बच्चों mg sin थीटा, क्योंकि मैंने ग्रेविटी का ले लिया कंपोनेंट, और n हो जाएगा बच्चों हमारा mg cos थीटा। उसी तरह से अगर मैं इसको इक्वेट करूंगा बच्चों, सोल्व करूंगा, तो थीटा जैसे इंक्रीज हो रहा है तो वो सेल्फ जो हमारी फ्रिक्शन फोर्स है वो भी एडजस्ट हो रही है। तो Fs जो है वो कितनी हो जाएगी, वो इतनी हो जाएगी कि थीटा जो है मैक्सिमम हो जाए, थीटा मैक्स, मतलब Fx जो है वो कर ले, उसकी मैक्सिमम वैल्यू अचीव कर ले। मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है बच्चों, वो होती है हमारी म्यू एस एन। तो Fx को हम क्या करेंगे, पुट करेंगे म्यू एस एन, इसीलिए tan थीटा मैक्स जो हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा मेरा बराबर म्यू एस के। तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, tan थीटा मैक्स को लिखेंगे बच्चों हम tan इनवर्स म्यू एस। और when थीटा बिकम जस्ट अ लिटिल मोर देन थीटा मैक्स देयर इज अ स्मॉल नेट फोर्स ऑन द ब्लॉक। जैसे ही हम क्या करेंगे, थीटा को और इंक्रीज कर देंगे, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, एक एक्सटर्नल नेट फोर्स जो होगा उसके ऊपर 0 नहीं रहेगा, और जो है हमारा ऑब्जेक्ट जो है, जो ब्लॉक है हमारा, वो स्लाइड करना शुरू हो जाएगा। नोट दैट द थीटा मैक्स डिपेंड ओनली ऑन म्यू एस। हमने देखा कि जो थीटा है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन के ऊपर ही डिपेंड करता है, और वो इंडिपेंडेंट होता है किसके बच्चों, मास के। तो थीटा मैक्स बच्चों हमारा है 15, तो म्यू एस बच्चों हो जाएगा बच्चों हमारा 10-15। तो यहाँ से म्यू की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 0.27। ठीक है बच्चों, तो सिंपल सा ये क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं व्हाट इज द एक्सीलरेशन ऑफ द ब्लॉक एंड द ट्रॉली सिस्टम इफ द कोफिशिएंट ऑफ द काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ट्रॉली एंड द सरफेस इज 0.04। कह रहा है बच्चों एक हमारे पास एक ब्लॉक है, मान लीजिए ये है मेरे पास ब्लॉक, ठीक है बच्चों, और यहाँ पर मैंने क्या किया, एक ट्रॉली सिस्टम लगा दिया और यहाँ पर एक ब्लॉक मैंने इसको बांध दिया। ठीक है बच्चों, तो ये हमसे पूछा है कि इसके अंदर एक टेंशन आ जाएगा बच्चों, ठीक है, और इसके अंदर व्हाट इज द एक्सीलरेशन ऑफ द ब्लॉक ऑफ द ट्रॉली सिस्टम द कोफिशिएंट ऑफ द काइनेटिक फ्रिक्शन जो है, ये अगर काइनेटिक फ्रिक्शन दी गई है तो बच्चों हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो मूव करेगा, और ये है बच्चों हमारा 30 और ये है बच्चों हमारा 20। तो यहाँ पर जो टेंशन लगेगी बच्चों वो टेंशन लगेगी इस दर। तो हमसे क्या क्या पूछा गया है कि हमसे पूछा गया है कि क्या होगा हमारा टेंशन इन द स्ट्रिंग में क्या होगा। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन।
कह रहे जैसे ही स्ट्रिंग, जैसे वो स्ट्रिंग जो है हमारी बच्चों इन एक्सटेंसिबल है, मतलब वो खुद से ही मतलब स्ट्रेच नहीं हो सकती है, मतलब वो प्रॉपर उसकी जो लेंथ रहेगी वो रहेगी सेम किसी भी टाइम पर। और पुली जो है बच्चों है स्मूथ। द 3 kg ब्लॉक और 20 kg ट्रॉली, माल ये है मेरा बच्चों क्या, ये मेरा ट्रॉली बच्चों, ये कनेक्ट है बच्चों इस तरह से पुली से, और यहाँ पर है बच्चों हमारा 3 किलो का मास। ठीक है बच्चों, तो टेंशन रहेगी यहाँ पर रहेगी टेंशन, यहाँ पर लग रही होगी बच्चों एक फ्रिक्शन फोर्स, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो जो है हमारा जो ये सिस्टम है बच्चों, वो हो रहा है एक्सीलेट, मान लेते हैं कि किससे एक्सीलेट हो रहा है बच्चों, वो हो रहा है बच्चों ए से एक्सीलेट हो रहा है। ठीक है बच्चों, तो मैं क्या करूंगा, अगर मैं इसके लिए इक्वेशन लिखूंगा बच्चों, इसके लिए तो मैं क्या लिखूंगा कि 33 kg का है बच्चों, तो 3 हमें पता है mg लग रहा है नीचे, mg माइनस टी इज इक्वल्स टू ma, तो मैं इसको इक्वेट करूंगा बच्चों, तो ये है mg माइनस टी इज इक्वल्स टू ma, और m हमको दिया गया है 3 किलोग्राम, तो इसकी वैल्यू मैं पुट करूंगा, तो 30, g है हमारा 10 माइनस टी इज इक्वल्स टू 3 है। ठीक है बच्चों, तो हमने इसके इस इक्वेशन के लिए, सॉरी ये जो 3 किलो का मास जो है हमारे पास, हमने क्या किया, इसके लिए लिखा, हमने इक्वेशन लिखी। ठीक है बच्चों, तो और उसी तरह से अगर मैं इसके लिए इक्वेशन लिखूं तो मैं कैसे लिखूंगा बच्चों, मैं लिखूंगा, हमें पता है ट्रॉली जो है इधर लगा रही है टी, लगा रहा है ये फोर्स एफ, और ये हो रही है एक्सीलरेट किसी ए से, और इसका है बच्चों 20 kg मास। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, जो टी माइनस एफ के लिख सकता हूँ मैं 20 ए के बराबर, क्योंकि यही तो फोर्स है बच्चों, और ये इसको दे रही है एक्सीलरेशन, तो मैं लिख दूंगा टी माइनस एफ के इक्वल टू 20, और टी हमको पता है बच्चों, हमने पहले ही देखा था इधर, तो 30 माइनस टी जो है 3a के बराबर है। इस टी के अंदर मैं वैल्यू पुट करूंगा, टी के अंदर मैं वैल्यू पुट करूंगा, तो एफ के म्यू के की वैल्यू आ जाएगी बच्चों मेरी 0.04। म्यू के हमको दिया गया है बच्चों, तो एन की वैल्यू आएगी बच्चों 20 इंटू 10, तो यहां से मेरा नॉर्मल की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी बच्चों 200 न्यूटन, और मैं वैल्यू अगर पुट करूंगा यहाँ पर बच्चों इक्वेशन के अंदर, तो वो हो जाएगा टी माइनस 0.04 इंटू 200, जो कि एक फ्रिक्शन फोर्स है बच्चों, और ये हो जाएगा बच्चों 20 ए के बराबर, क्योंकि ट्रॉली का मास है हमारा 20, और मैं लिखूंगा इसको टी माइनस 8 इज टू 20 ए। तो यहां से बच्चों इस इक्वेशन की वजह से हमारे पास आ गई है 2 इक्वेशन टी और ए के बीच के अंदर, तो मेरी इक्वेशन की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 22 डिवाइडेड बाय 23 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू आएगी बच्चों हमारी 0.96, अगर ए की वैल्यू मैं पुट कर दूंगा इधर, तो मेरी टेंशन की वैल्यू भी आ जाएगी। ठीक है बच्चों, तो हमने क्या किया, हमारे पास ट्रॉली थी, हमारे पास एक ब्लॉक था, हमने इसके लिए क्या लिखी, इसके लिए इक्वेशन लिखी, और इसके लिए एक इक्वेशन लिखी, और हमको क्या पता लगा कि इस इक्वेशन के अंदर हमारा आ रहा है टी और ए, इस इक्वेशन के अंदर भी आ रहा है हमारा टी और ए। तो 2 इक्वेशन हमको मिल गई बच्चों, 2 अननोन है, तो हमारी टी और ए की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है बच्चों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों बात करते हैं हम सर्कुलर मोशन की। ठीक है बच्चों, सर्कुलर मोशन मतलब कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो सर्कल में घूम रहा है। जैसे कि मान लीजिए तुम्हारे पास एक स्टोन है, तुमने क्या किया, एक स्ट्रिंग में क्या किया, अटैच किया, और तुम उसे रोटेट करने लगे, तो वो सर्कुलर मोशन के अंदर आता है। जैसे हमारा फैन रोटेट करता है, या हमारी जो है गाड़ियाँ चलती है तो उसके व्हीकल जो रोटेट करते हैं वो सब सर्कुलर मोशन के अंदर ही आते हैं। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। द एक्सीलरेशन ऑफ अ बॉडी मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर with a uniform speed v is v square by r directed toward the center। कह रहा है कि एक्सीलरेशन जो होगी ना बच्चों बॉडी की, अगर कोई भी बॉडी जो है मूव कर रही है सर्कल के अंदर, मान लीजिए ये सर्कल के अंदर मूव कर रही है, रेडियस r है इसका, और ये जा रही है किसी स्पीड v से, तो बच्चों क्या होता है कि हमको एक एक्सीलरेशन होता है हमारे पास, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, जो कि लगता है बच्चों इनवर्ड, और उसकी वैल्यू होती है हमारी सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन की, वो होती है बच्चों v स्क्वायर बाय r। ठीक है बच्चों, तो ये हमेशा याद रखना, जो कि होती है कि इधर डायरेक्ट करती है, मतलब उसकी वैल्यू होती है इनवर्ड की तरफ, वो डायरेक्ट करती है बच्चों उसके सेंटर की तरफ से, अर्थ के सेंटर की तरफ। ठीक है बच्चों, जिस सर्कल के अंदर वो फॉलो कर रही है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द सेकंड लॉ द फोर्स एफ प्रोवाइडिंग दिस एक्सीलरेशन इज mv स्क्वायर बाय r। तो बच्चों सेकंड लॉ की वजह से हमको पता है कि ये जो वैल्यू होती है वो होती है बच्चों mv स्क्वायर बाय r, क्योंकि हम लिखते हैं fc को, सेंट्रीपिटल फोर्स को हम लिखेंगे बच्चों ma, और a होता है इसके अंदर v स्क्वायर बाय r।
और ये डिपेंड करता है किस किस पे, ये होती है हमारी वेलोसिटी। वेलोसिटी कौन सी होती है बच्चों, ये होती है बच्चों टेंजेंशियल वेलोसिटी, क्योंकि हमें पता है कि हमारी जो वेलोसिटी है, जो स्पीड है, वो इधर है, इस पॉइंट पे डायरेक्ट कर रही है, और इधर आने के बाद वो कर रही है इधर पॉइंट पे डायरेक्ट कर रही है। ठीक है बच्चों, तो सेंट्रीपिटल फोर्स को हम लिखते हैं mv²/r, जहां पर m है हमारा मास, और जो फोर्स है बच्चों डायरेक्टेड टुवर्ड इट सेंटर, जो फोर्स लगेगी बच्चों वो लगेगी बच्चों सेंटर की तरफ जो होगा उसका डायरेक्शन होगा, और उसे हम भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसे, हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉर अ स्टोन रोटेटेड इन अ सर्कल, कह रहा है कि अगर स्टोन जो है रोटेट करेगा सर्कल के अंदर, अगर हमने स्ट्रिंग से उसको बांधा गया है, तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा जो हम मिलेगा टेंशन के अंदर, वो बैलेंस करेगा बच्चों टेंशन को। ठीक है, क्योंकि हमारा जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, हमको कि जैसे कि हम सर्कल के अंदर बच्चों बैठते हैं और हम क्या फील करते हैं कि हमको एक नेट फोर्स जो होता है हमको एक भार की तरफ लगता है, तो इसके अंदर ये टेंशन टी है बच्चों, तो टेंशन टी जो है इस सेंट्रीपिटल फोर्स को है क्या करता है, बैलेंस करता है। द सेंट्रीपिटल फोर्स ऑफ अ मोशन ऑफ अ प्लैनेट अराउंड द सन इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है बच्चों, जैसे मोशन होता है बच्चों प्लैनेट का किसके अराउंड, सन के अराउंड, और वो डिपेंड करता है किस पे बच्चों, ग्रेविटेशनल फोर्स पे, प्लैनेट ड्यू टू द अर्थ, मतलब वो बाउंड करके रखता है बच्चों। जैसे कि अगर हमारा ये सन है और ये हमारी अर्थ है बच्चों, रोटेट कर रही है, तो इसके लिए क्या होगा, एक इसके लिए एक टेंजेंशियल वेलोसिटी v मान लेते हैं। तो बच्चों ये mv²/r जो होती है वो किसको इक्वेट करती है, mv²/r इक्वेट करती है बच्चों इनके ग्रेविटेशनल फोर्स को। जो ये मास है होगा तो mv²/r बराबर किसकी हो जाएगा बच्चों, gm1 m मास ऑफ सन मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बच्चों। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से क्या करते हैं, इक्वेट करते हैं। फॉर अ कार टेकिंग अ सर्कुलर टर्न, अगर कार जो है हमारी एक सर्कुलर टर्न के अंदर जाए ऑन अ हॉरिजॉन्टल रोड के ऊपर, सेंट्रीपिटल फोर्स इज द फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, अगर मेरी एक कार है बच्चों और वो जा रही है बच्चों इस तरह से सर्कल की तरफ, सर्कल के अंदर मूव हो रही है, तो बच्चों ये जो होगा बच्चों हमारा सर्कुलर टर्न, जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगी वो लगेगी बच्चों इधर, और ये की इसकी वैल्यू होती है बच्चों mv²/r, और ये बराबर होती है बच्चों किसके, अगर ये ऐसे है बच्चों तो ये बराबर होगी बच्चों म्यू के एन के। क्यों होगी बच्चों ये बराबर, क्योंकि ये स्लिप ना हो तो हमको इतनी वेलोसिटी हम इसमें बता सकते हैं कि अगर हम एक बैंक रोड पे एक सर्कुलर टर्न ले, अगर हम चाहते हैं कि हमारी जो कार है, जो हमारी व्हीकल है, वो टर्न ना ले, सॉरी स्लाइड ना कर पाए, स्किड ना कर पाए, तो हम इक्वेट करेंगे mv²/r को। यहाँ से अगर मैं इसको इक्वेट करूँ तो v² की जो मैक्सिमम वैल्यू आती है वो आती है यहाँ से। ठीक है बच्चों, तो उस पर लगता है वो फ्रिक्शन फोर्स, जो कि उसको स्किड नहीं करने देता। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोशन ऑफ अ कार ऑन अ बैंक्ड रोड, वी कैन रिड्यूस द कंट्रीब्यूशन ऑफ फ्रिक्शन टू द सर्कुलर मोशन ऑफ द कार इफ द रोड इज बैंक्ड। क्या कहता है बच्चों कि ये कहता है कि अगर तुमने देखा होगा कि जो बैंक्ड होते हैं बच्चों, हमारे जो रोड होते हैं बच्चों, जैसे अगर वो सर्कुलर टर्न के अंदर है, तो तुम क्या देखोगे, तुमको देखने को मिलता है कि ये जो हमारा जो अगर ये मेरा बैंक रोड है बच्चों, तो ये हमको देखने को मिलता है कि थोड़ा सा इंक्लाइन ऊपर की तरफ कर देते हैं, ताकि इसके ऊपर जो लगे नेट फोर्स जो लगे, इसकी वजह से ये स्लाइड ना हो और इसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा लगे। ठीक है बच्चों, वी कैन रिड्यूस द कंट्रीब्यूशन ऑफ फ्रिक्शन, जो हम कंट्रीब्यूशन जो होगा फ्रिक्शन का वो उसको कर देते हैं हम रिड्यूस, और हमको क्या देखने को मिलता है कि ये जो है इसके ऊपर ग्रेविटी भी एक्ट करने लग जाती है, जो कि हमारे सेंट्रीपिटल फोर्स को क्या करने लग जाती है, बैलेंस करने लग जाती है। If there is no acceleration along the vertical direction, the net force along the direction must be 0। कह रहा है कि अगर वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर जो है हमारा मोशन नहीं हो रहा है, तो नेट फोर्स जो हो जाएगी वो हो जाएगी बच्चों 0। तो यहाँ से अगर मैं इक्वेट करूँ, अगर ये हमारा ऑब्जेक्ट है बच्चों, तो हमें पता है कि हमारा जो क्या होता है, हमारा फ्रिक्शन होता है वो होता है बच्चों μs n sin थीटा फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू। अगर हम इसको लिखेंगे तो ये आ जाएगा बच्चों n cos थीटा इज इक्वल्स टू mg प्लस f sin थीटा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा बच्चों जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के अंदर n और f, तो वो हो जाएगा हमारा n sin थीटा प्लस f cos थीटा इज इक्वल्स टू mv²/r, जो कि बैलेंस कर रहा है हमारे सेंट्रीपिटल फोर्स को। और इन दोनों इक्वेशन से बच्चों मेरा n आ जाएगा बच्चों mg डिवाइडेड बाय cos थीटा माइनस μs sin थीटा। इसको सोल्व करोगे खुद से, तुम्हारा ये वैल्यू आ जाएगा, और तुम इसको सब्स्टिट्यूट करोगे बच्चों n की वैल्यू, तो हमें क्या मिलेगा mv²/r इज इक्वल्स टू mg sin थीटा प्लस μs cos थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा माइनस μs sin थीटा। और यहाँ से हमें बच्चों मिल जाएगी बच्चों v max, मतलब
वो वेलोसिटी जिससे कि हमारा जो है व्हीकल जो है टर्न ले पाए बिना किसी स्किड के। ठीक है, जिसके अंदर हमको क्या क्या प्रोवाइड किया गया है बच्चों, इसके अंदर हमको प्रोवाइड किया है स्टैटिक फ्रिक्शन, थीटा की वैल्यू कि कितना ये जो है हमारा जो रोड है ये कितना एंगल पर क्या है टिल्टेड है। और वी मैक्स हो जाएगा बच्चों आर जी म्यू एस अंडर रूट म्यू एस प्लस टेन थीटा 1 माइनस म्यू एस टेन थीटा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम क्या करते हैं सर्कुलर मोशन को डिफाइन करते हैं, जिससे हमने वी मैक्स की स्पीड निकाली। तो तुमने कभी देखा होगा कि रोडों के ऊपर जो बैंक्ड रोड होते हैं तो उसके अंदर हम क्या करते हैं कार की स्पीड, और जैसे कार की स्पीड तुमने देखी होगी, कार की स्पीड 50 किलोमीटर पर हावर लिख देते हैं, बाइक की स्पीड लिख देते हैं हम 70 किलोमीटर पर हावर। तो तुमने ऐसा कभी देखा होगा कि इस केस के अंदर क्या होता है कि कितनी ये स्पीड को, अगर इससे ज़्यादा स्पीड लेगा बच्चों तो क्या होगा हमारा वी मैक्स जो हो जाएगा वो, जैसे क्योंकि हमें पता है फ्रिक्शन फोर्स डिपेंड करता है बच्चों एम स्क्वायर बाई आर पे। तो जैसे ही हमारा स्पीड हो जाएगा तो वो स्किड करना स्टार्ट कर देगा, और उसको स्किड ना करने के लिए हमको ये वैल्यू देनी पड़ेगी। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।